नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो एग्ज़ाम्स के ऊपर है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका लास्ट तक होना बहुत ज़रूरी है और आपने जो थोड़ा सा टाइम है 5 मिनट या 10 मिनट वो स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या है और आप कैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं। वॉच कीपिंग के लिए क्या प्रोसीजर है, जो जीपी रेटिंग करते हैं ना उनके वॉच कीपिंग के लिए कौन सी शिप वैलिड है या नहीं, आरपीएसएल नंबर क्या होता है, जीआरटी क्या होता है, एनआरटी क्या होता है, डेड वेट क्या होता है। तो इन सब चीज़ों की आपको धीरे धीरे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी शिप कर लिए हैं, शिप सेलिंग के बाद भी आपको पता नहीं है कि जीआरटी क्या होता है, कौन सा शिप एप्लीकेबल है या नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप वैसे ही फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, आप अपना पैसा, समय और दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक डाल रखा है एंड यूट्यूब है ही, आप यूट्यूब में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चन एंड कोई भी डाउट है किसी तरीके का तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सेकेंड मेट्स का एग्ज़ाम होता है, सेकेंड मेट का एग्ज़ाम के लिए अगर आपने प्रीसी ट्रेनिंग कर ली है तो मिनिमम एटलीस्ट 500 जीआरटी होना बहुत ज़रूरी है। जो जीआरटी होता है ना, आप जब देखोगे सीडीसी पे साइन ऑन साइन ऑफ करते समय एक ऑफिशियल स्टैंप लगती है, उसमें लिखा रहता है कि शिप का जीआरटी कितना है, एनआरटी कितना है, या शिप का जो पर्टिकुलर होता है वहाँ से आपको शिप के जीआरटी का पता चल जाएगा। तो जैसे आपने मान लो एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, तो शिप में 500 जीआरटी होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ यू हैव लेस देन 500 जीआरटी देन यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट एग्ज़ाम। ओके, दैट यू शुड नो। तो एटलीस्ट 500 जीआरटी का होना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम। एंड सेकेंडरी थिंग व्हाट आई विल टेल यू कि सपोज दैट यू हैव गिवन आई मीन लाइक एंड हाँ, फॉरेन गोइंग स्टैम्प, दैट स्टैम्प फॉरेन गोइंग होना चाहिए। जो आपके सीडीसी पे स्टैम्प है वो फॉरेन गोइंग होना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू हैव एनसीवी स्टैम्प देन ओनली यू कैन गिव एनसीवी एग्जाम। तो एनसीवी और फॉरेन गोइंग में बहुत डिफरेंस होता है। फॉरेन गोइंग का मतलब ये होता है कि जैसे जो शिप आपके फॉरेन्स में सेल कर रहे हैं, और एनसीवी जो नियर कोस्टल वॉयजेज में होते हैं लाइक चेन्नई, मुंबई, ये इन सब से फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको फॉरेन गोइंग एग्ज़ाम देना है तो आपका शिप पे ये देख लेना आप साइन ऑफ के टाइम में फॉरेन गोइंग स्टैम्प है या नहीं है। बस ये 2 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी है। जीआरटी आपका मोर देन 500 होना चाहिए और फॉरेन गोइंग। तो अगर आपने ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर दी तो आप एलिजिबल हो सेकेंड मेट एग्ज़ाम के लिए। बाकी सी टाइम का तो सबको पता ही होगा। अगर आपने डीएनएस किया है तो 36 मंथ्स का सी टाइम रिक्वायर, 18 मंथ्स का सी टाइम, 18 मंथ्स का सी टाइम। पहले होता था 36 मंथ का सी टाइम। तो पहले क्या होता था, 3.5 मंथ की ट्रेनिंग होती थी और 36 मंथ का सी टाइम होता है। फिर आपको एक असेसमेंट कराना पड़ता है जो कि एमएमडी में होता है असेसमेंट। तो बेसिकली असेसमेंट में वो यही चेक करते हैं कि आपका 500 जीआरटी से ज़्यादा है और आपके जो सीडीसी है उसमें फॉरेन गोइंग स्टैंप है या नहीं। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आजकल मास्टर चेकर हो गया है दोस्तों। मास्टर चेकर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। कंपनीज आजकल बहुत मिस्टेक कर रही है। कभी साइन ऑन डेट गलत डाल देती है, कभी साइन ऑफ डेट गलत डाल देती है, कभी शिप का नाम उल्टा पुल्टा। तो दोस्तों, जैसे ही आप साइन ऑफ करते हैं वो इमीडिएटली चेक कर ले तो कंपनी रेक्टिफाई कर देगी। अदरवाइज उसके बाद ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, कंपनी करती नहीं है, एक लेटर देती है। बट मैंने वहाँ पे एक प्रोसीजर है जिससे कि आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का इसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा है, मास्टर चेकर में अगर अपडेट गलत है, सी टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को बताना। आई विल टेल यू एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर है और कैसे अपडेट करना है। क्योंकि मेरा खुद का एक शिप का गलत था, उसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले जब मैं अपने कैप्टन वगैरह के एग्ज़ाम देने जा रहा था। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड मेट का ये फंडा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकंड मेट का जो होता है, आपने कैडेटशिप ख़त्म कर ली, 4 मंथ्स की क्लासेस होती है। तो 4 मंथ्स की क्लासेस आप कहीं से भी कर सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहीं से भी कर सकते हैं। वो 4 मंथ्स की क्लासेस करना कंपलसरी है। और आजकल तो बायोमेट्रिक हो गया। अभी कोरोना करके अभी ऑनलाइन चला हुआ है, लेकिन जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा बायोमेट्रिक हो गया है। पहले क्या था कि क्लास में जाओ ना जाओ अटेंडेंस कोई भी लगा देता था, बट अभी वैसा नहीं है। आपको अपने फिंगरप्रिंट के निशान लगाने होंगे और डेली मॉर्निंग इवनिंग 3 टाइम्स लगाना पड़ता है। ये डीजी शिपिंग ने मैंडेटरी कर दिया है।
काफ़ी केसेस ऐसे हुए हैं कि लोग क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं करते थे, उसके बाद से डीजी शिपिंग ने ये बायोमेट्रिक मैंडेटरी कर दिया है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आप 4 मंथ्स की क्लासेस करने के बाद आपके रिटर्न्स एग्जाम होंगे। रिटर्न्स एग्जाम होंगे जिसमें 6 पेपर आते हैं। वो 6 पेपर आपको क्लियर करने पड़ते हैं। एक तो शिप स्टेबिलिटी का होता है, एक नेविगेशन का होता है, प्रैक्टिकल नेविगेशन, एक प्रिंसिपल नेविगेशन, फिर कार्गो वर्क, मेट्रोलॉजी और एक ब्रिज इक्विपमेंट। तो ये सारे पेपर्स होते हैं, ये आपको क्लियर करने होते हैं। हालांकि पेपर इतने टफ नहीं है। और जो चार्ट वर्क होता है वो सेलेस्टियल नेविगेशन में आ जाता है। प्रिंसिपल नेविगेशन प्लस चार्ट वर्क दोनों होता है उसमें। तो कुछ पेपर्स हैं जिसमें कि 70% पासिंग मार्क्स है, लाइक प्रैक्टिकल नेविगेशन, चार्ट वर्क। कार्गो वर्क वाले में 60% पास मार्क्स होता है। तो इस तरीके से 60% और मेट्रोलॉजी और ब्रिज इक्विपमेंट में 50% पासिंग मार्क्स है। सो दोस्तों एग्जाम्स क्लियर करना उतना टफ नहीं है, बट आप अगर रेगुलर बेसिस पे अगर न्यूमेरिकल वगैरह सही करते हैं तो एग्जाम्स आराम से क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर आपके ओरल्स होते हैं। ओरल्स में दोस्तों 3 फंक्शंस होते हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। फंक्शन 1 में क्या होता है, फंक्शन 1 में जो आपका ROR वगैरह पूछा जाता है जो नेविगेशन से रिलेटेड है। फंक्शन 2 कार्गो वर्क से रिलेटेड होता है, उसमें कार्गो के बारे में पूछा जाता है। और फंक्शन 3 जो होता है आपका LSA FFA और जो भी है स्टेबिलिटी वगैरह में, वो सब फंक्शन 3 में आ जाता है। और उससे पहले एक साइट टेस्ट बोल रहा हूँ, सिग्नल टेस्ट जो देखा होगा आपने, मोर्स कोड जिसमें होता है डा डा डिड्डा, तो वो होता है दोस्तों। उसमें पहले तो 90% पासिंग मार्क्स था, बट अभी घटा के आई थिंक 70% कर दिया है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी तभी वो पास होंगे, एंड वो हो जाता है। वो लोकल क्लासेस करके आप आराम से पास हो सकते हैं। हम लोग तो बल्ब से प्रैक्टिस करके पास हो गए, उतना टफ नहीं था। आई गोट 99 मार्क्स इन सिग्नल एग्जाम 100 में से, और 5 डेज ही पढ़ा था। फ्रैंकली स्पीकिंग तो सेकंड मिनट में ही मैंने पूरे 5 दिन पढ़ा होगा। जो क्लास नहीं जाते थे उनमें से मैं भी था। क्लास वगैरह बहुत कम करता था, बिकॉज क्लास में पूरा दिन सुबह से शाम तक टाइम पास ही होता था। मैंने कोलकाता से किया था, ना टीचर पढ़ाना चाहते थे, ना हम पढ़ना चाहते थे। सो दैट टाइम वाज डिफरेंट। बट आप रेगुलर क्लास करिए, वो डिपेंड करता है, बिकॉज उसके बाद फिर रिजल्ट भी वैसा ही आता है। आपको पूरा रेड नज़र आएगा इंटरनेट पे, ठीक है। तो रेड मार्किंग मत देखिए। एंड आजकल क्या हो गया, स्टार सिस्टम भी कर दिया है। अगर आपके 30% से कम आते हैं तो अगेन आपको री क्लासेस करनी पड़ती है। दोस्तों इस चीज़ों का ध्यान रखना। ऐसे ही नहीं कि कुछ पढ़ा नहीं और चले गए, सीधे फेल होने तक बात नहीं है। तो ऐसी नौबत ना आ जाए कि आपको री क्लासेस करनी पड़ जाए। तो ये मैंने सेकंड मेट का बहुत अच्छे से क्लियर एक्सप्लेन कर दिया है, कितने पेपर्स होते हैं, क्या क्या पेपर होते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। और मैंने इतनी भी हिंट दे दी, अगर आप न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो 100% आपके क्लियर हो जाएंगे। ये 100% मैं श्योर हूँ। अगर आपके न्यूमेरिकल सही है तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 2 या 1 न्यूमेरिकल आता है। तो बेसिकली फोकस जो करिएगा न्यूमेरिकल पे करिएगा। और ब्रिज इक्विपमेंट है, ब्रिज इक्विपमेंट तो आप वैसे ही कर लोगे। ब्रिज इक्विपमेंट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने क्लियर कर दिया। सेकंड मेट का सी टाइम का भी मैंने क्लियर कर दिया है कि सी टाइम कौन से सी टाइम की ज़रूरत है और कितना सी टाइम चाहिए। तो दोस्तों सी टाइम पे आप ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा GRT होगा आपके फ्यूचर के लिए उतना अच्छा है। ये तो मैंने एक जस्ट गाइडलाइंस दिया है कि 500 GRT से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आपकी जो प्रोफाइल तभी बनती है, कल को आप सेकंड मेट कर लोगे अच्छे शिप्स पे तभी जाओगे जब आपकी वो सबसे पहले पूछते हैं कि GRT कितना था। या कंटेनर शिप्स जो होते हैं उनमें पूछते हैं कितने TUs लोड करता था। आप बोलोगे 100 TUs, तो इट्स लुक वेरी बहुत बेकार लगता है। अगर वहीं पर आप बोलोगे 5000 TUs या 8000 TUs, तो आपकी एक अलग प्रोफाइल बन जाती है। तो इस चीज़ की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। GRT, NRT, GRT क्या है, डेड वेट क्या है, NRT क्या है। कई लोगों को पता नहीं होता है। एजेंट वगैरह को पैसे दे देते हैं, वो भेज देते हैं 300 GRT पे, लकड़ी के बोट पे, डेड शिप्स पे। पैसे भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद, वेस्ट भी बर्बाद। सो स्टॉप इन्वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो एजेंट वगैरह को पैसा देना बंद करिए, अपने खुद से मेहनत करिए। सीमेंस क्लब वगैरह में जाइए, jobships.com में जाइए, cjob.net में जाइए। इन सब साइट्स में जाके अपने आप को कंप्लीट करिए, अपनी प्रोफाइल को। तो दोस्तों इस तरीके से आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यू विल क्लियर। तो ये बात है, ये मैंने फंडे क्लियर कर दिया। अगर इसमें अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो पेपर्स वगैरह भी मैंने बता दिए हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, मैंने ये भी बोल दिया। हाँ, अगर किसी ने मान लो जो कोई क्रू से आया है और उसको मान लो सेकेंड मेट क्लियर करना है, तो डोंट गो यूके। 1-2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो यूके जाओगे तो आपके आराम से 10-15 लाख रुपए वेस्ट होंगे, 10-15 लाख। और यूके COC की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंडियन COC की है। उसके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन ये हो सकता है कि पहले इंडिया में NCV का रिटर्न क्लासेस कर ले। 4 मंथ्स की रिटर्न क्लासेस होगी। रिटर्न एग्जाम क्लियर करके बाद वो फॉरेन गोइंग क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। देन फॉरेन गोइंग, रिटर्न एंड ओरल दोनों क्लियर कर ले,
उसके बाद उसको भी फॉरेन गोइंग सेकंड मेट की COC मिल जाएगी। एंड बहुत लोग ऐसे हैं जो रेटिंग से कर रहे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, बट इतना तो है कि वो सेकंड मेट है, एटलीस्ट कभी ना कभी तो जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, अगर वो ट्राई करेंगे दिल से तो डेफिनेटली मिल जाएगी। हमेशा शॉर्टेज रहती ही है, कोई ना कोई ऑफिसर कभी ना कभी ज़रूरत पड़ता ही है। सो मैं यही बोलूँगा कि स्टॉप वेस्टिंग टाइम उन दिस, क्या बोलते हैं कि दूसरों की बातें कि हाँ जॉब नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। आपका जो गोल है उस पर फोकस करिए। अगर आप इस शिपिंग इंडस्ट्री में हैं तो अपने गोल पर फोकस करिए। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। मैंने NCV वाले को भी शॉर्ट में बता दिया कि NCV वाले भी कैसे जो GP रेटिंग से है, सीमेंस है, वो भी कैसे ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो मेरी इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। एंड किसी मान लो किसी सब्जेक्ट या न्यूमेरिकल में डाउट है तो दे कैन आस्क मी। स्लोली मैं मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है ये चार्ट वर्क वगैरह में ना, रनिंग फिक्स, 3 पॉइंट वियरिंग, हॉरिजेंटल सेक्सटेंट एंगल, वर्टिकल सेक्सटेंट एंगल, ये सब सिखाने में। बट वही है, टाइम की बात है, अभी खाली है तो इसलिए वीडियो भी बना पा रहा हूँ। हो सकता है आगे वीडियो भी ना बना पाऊँ। सो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड ये हो गया, सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए। बाकी ठीक है, आपको अगर कोई डाउट हो तो एनी टाइम यू कैन मैसेज मी। एंड GP रेटिंग का मैंने बता दिया है कि GP रेटिंग से भी कैसे ऑफिसर बना जा सकता है। तो इस तरीके से आप GP रेटिंग से भी ऑफिसर्स बन सकते हैं। एंड लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। कंपनी ट्राई टू ज्वाइन रेपुटेड कंपनी के पास आप 1 बार चक्कर लगाएंगे, 2 बार चक्कर लगाएंगे, 5 बार लगाएंगे, 10 बार लगाएंगे, 10वीं बार में वो आपका रिज्यूम जरूर रखेगा और कुछ ना कुछ सोचेगा, क्योंकि वो लोग भी इंसान है, ऐसी बात नहीं है, वो लोग भी समझते हैं प्रॉब्लम को। अगर आप जेन्युइन प्रॉब्लम लेके जाएंगे ना, बार बार वही फेस लेके जाएंगे, तो डेफिनेटली एक मन में सिंपैथी आ ही जाती है कि हाँ ये बंदा बार बार मेरे पास आ रहा है। अगर उनके पास वैकेंसी है तो डेफिनेटली आपको ट्राई करें। लेकिन अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, खुद से सोचोगे कि नहीं यार ये मुझे वो रेफरेंस दे दे, ये रेफरेंस दे दे, उसके थ्रू मैं चला जाऊँ, सो दोस्तों डेट इज़ रियली मैं बता रहा हूँ, फिर तो आप मतलब ज्वाइन ही मत करिए शिपिंग लाइन। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड बाय।